नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और नमस्कार। आज हम चलते हैं इतिहास के एक ऐसे दौर में जहां से भारत और यूरोप के बीच एक नए रिश्ते की कहानी शुरू हुई। ये कहानी मसालों की है, समुंदर की लहरों पर लिखी गई हिम्मत की है और हाँ, एक ऐसे समुद्री रास्ते की तलाश की है जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सदियों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार तो होता था, पर वो जमीनी रास्तों से होता था और वो रास्ते लंबे तो थे ही, बहुत महंगे और खतरनाक भी थे। तो फिर वो सीधा समुद्री रास्ता मिला किसे? ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है, इस एक खोज ने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है यूरोप की उस जिद से कि किसी भी तरह भारत पहुंचना है। उन्हें मसालों और बेशकीमती खजानों के लिए एक नया और सबसे जरूरी एक सुरक्षित समुद्री रास्ता चाहिए था और ये उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। और उस सवाल का जवाब है पुर्तगाली। जी हाँ, उस जमाने की कई यूरोपीय ताकतें इस दौड़ में थीं, लेकिन बाजी मारी पुर्तगाल के नाविकों ने। उन्होंने ही सबसे पहले समंदर की तमाम चुनौतियों को पार करके भारत की जमीन पर कदम रखा और उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त तक लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो चलिए जरा और करीब से जानते हैं इन पहले खोजकर्ताओं को, यानी पुर्तगालियों को। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिनमें अनजान समंदरों में उतरने का गजब का हौसला था, एकदम दिलेर नाविक। इतिहास में ना कुछ साल सिर्फ नंबर नहीं होते हैं, वो अपने आप में एक पूरी घटना होते हैं। 1498 बस एक ऐसा ही साल था, एक ऐसा साल जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर आखिर हुआ क्या था इस साल? इसी साल वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली सेलर महीनों का मुश्किल समुद्री सफर तय करके भारत के कैलिकट पोर्ट पर उतरा। अब ये सिर्फ एक जहाज का पहुंचना नहीं था, ये एक दरवाजा खुलने जैसा था, यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि अब तक जो मसालों के व्यापार पर अरब और वेनिस के व्यापारियों की मोनोपोली थी, वो अब टूट सकती थी। पुर्तगाल अब सीधा सोर्स से व्यापार कर सकता था। ये एक तरह की इकोनॉमिक क्रांति थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई नया रास्ता खुलता है तो उस पर चलने वाले और भी आ जाते हैं। तो पुर्तगालियों ने जो ये दरवाज़ा खोला था, वो ज़्यादा देर तक सिर्फ उनके लिए खुला नहीं रहा। बहुत जल्द ही दूसरी यूरोपीय ताकतें भी इस नए रास्ते पर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ीं और उनमें अगला नंबर था डच लोगों का। तो पुर्तगालियों के बाद सीन में एंट्री होती है डच की। ये नेदरलैंड्स के रहने वाले थे। देखिए, अगर पुर्तगाली हिम्मत वाले खोजकर्ता थे, तो डच उनसे एक कदम आगे निकले। वो थे बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान करके चलने वाले व्यापारी, और उन्होंने आकर ना इस पूरे खेल के नियम ही बदलने शुरू कर दिए। उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। 1602 में उन्होंने बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी। ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसके पास सोचिए जरा, जंग छेड़ने, समझौते करने और यहाँ तक कि कॉलोनियां बनाने के भी अधिकार थे। और प्लानिंग देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 1605 तक मसूलीपट्टनम में उनकी पहली ट्रेडिंग पोस्ट भी तैयार थी। मतलब ये एक सोची समझी और बेहद स्मार्ट कमर्शियल चाल थी। तो इन सब शुरुआती घटनाओं का भारत के लिए मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ व्यापार की बात थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये भारत के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक ऐसा चैप्टर जो दुनिया के साथ उसके रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पुर्तगालियों का सबसे बड़ा योगदान क्या था? सीधी सी बात है, वो पहले थे, वे पायनियर थे। वो लोग जिन्होंने 1498 में वो समुद्री रास्ता खोजा जिसने आगे की हर चीज को मुमकिन बनाया। और फिर डच, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस खोज को लिया और उसे एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एम्पायर की नींव में बदल दिया। एक ताकतवर कंपनी बनाना, ट्रेडिंग पोस्ट्स का एक पूरा नेटवर्क खड़ा करना, ये था उनका मॉडल। और यही मॉडल आगे चलकर दूसरी यूरोपीय ताकतों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि
ये दोनों आगमन सिर्फ व्यापारिक मिशन नहीं थे, ये तो भारत और बाकी दुनिया के बीच रिश्तों के एक बिल्कुल नए अध्याय की पहली लाइनें थी। एक ऐसा अध्याय जिसे आने वाली सदियों तक लिखा जाना था। और बस हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या ये सब कुछ सिर्फ मसालों और मुनाफे के लिए था, या फिर इन जहाज़ों का भारत के तट पर आना किसी बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी की शुरुआत थी? इस पर सोचिएगा जरूर।